हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़ में कानून की बातों के नाम से जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज दिन के जो लीगल डेवलपमेंट्स हुए उनके सिलसिले में अक्सर हम बात करते रहे हैं। आज कई डेवलपमेंट्स हुए। स्वामी चिन्मयानंद जी की बेल को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, जबकि उस बेल ऑर्डर में कई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें विक्टिम्स के बारे में कह दी गई थी। और भी कई लीगल डेवलपमेंट्स रहे कोर्ट में। लेकिन ये कि हम आज बात जो है वो करने जा रहे हैं एक पेटिशन जो डाली है यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में। ये पेटिशन डाली है मिस मिशेल बैकलेट जेरिया ने, और उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 17 रूल 3 जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के हिसाब से उनको इस केस में एमाइकस की तरह सुन लिया जाए। एमाइकस का मतलब है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अक्सर कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में कोर्ट किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट करती है जो उस केस को बेहतर समझता हो और वो पार्टी ना हो। कभी कभी इसमें कोर्ट को मौका मिल जाता है कि उनको एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट राय मिल जाए। वैसे भी इन मैटर्स के अलावा भी हमारे यहाँ लॉ में ऑलरेडी ये प्रोविज़न है कि एक्सपर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर ली जाए। सेक्शन 45 का है एविडेंस एक्ट का। तो ये जो CAA का मतलब है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो पास हुआ, जिसमें आपको मालूम है कि 6 मज़हबों को मानने वाले लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए, उनको सिटीजनशिप देने का हक मिल रहा है। उसकी संवैधानिकता और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सुप्रीम कोर्ट में 150 से ज़्यादा पेटिशंस में चैलेंज किया गया है। और अब यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स चाहता है कि कोर्ट उनको भी सुन ले इस मैटर में, ताकि वो बता दें कि ह्यूमन राइट्स का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे मुद्दे पर। अब इस पे भारत सरकार ने जाहिर है कि अपनी प्रतिक्रिया बहुत सख्त दी है, और भारत सरकार ने ये कहा है कि ये हमारा घरेलू मामला है और किसी भी फॉरेनर को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, और ये बात जो है हमने जो लॉ बनाया है वो पूरी तरह संवैधानिक है और वैलिड है, और भारत पूरी तरह रूल ऑफ लॉ को कमिटेड है। अब मैं जाहिर है कि अपनी भारत सरकार के ओपिनियन को चाहूँगा कि वो अपहोल्ड हो, क्योंकि एक नागरिक की हैसियत से जब इस तरह के मामलात होते हैं तो सरकार के साथ ही खड़ा होना बेहतर होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि मैं क्योंकि लॉ का टीचर हूँ और मुझसे अगर कोई लीगल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे ये मेरी ड्यूटी है कि मैं सही सही लॉ बता दूँ। अब आज का जो प्रश्न है ये पूरी तरह से एक इंटरनेशनल लॉ का प्रश्न है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको इस सिलसिले में लॉ ज़रूर बताऊं कि क्या है और हमारी पोजीशन इस मामले में क्या होनी चाहिए। अब देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इस अपने 12 पेज की पेटिशन में उन्होंने कहा कि साहब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कुछ परसिक्यूटेड लोगों को नागरिकता देने जा रहे हैं, और ये बड़ी वेलकम चीज़ है। अब ये भी बात इसमें उन्होंने कही कि इससे कुछ लोगों को बेनिफिट होगा, और स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करे। ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो पेटिशन है, ये पेटिशन भी एक फॉरेन सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर ने फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, देव मुखर्जी। तो वो खुद भी डिप्लोमेसी जानते हैं, भारत के बहुत कई देशों में, 3-4 देशों में वो एम्बेसडर रह चुके हैं। तो जो भारत सरकार का स्टैंड है वो ये कि ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें कोई विदेशी ना बोले। तो लॉ ज़रा सा इसमें पहले समझ लेते हैं। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हम तो ओरिजिनल मेंबर हैं इसके, और इसकी प्रीएम्बल में ही हमने कहा कि वी द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वी रीअफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन। तो ये सारे विश्व ने दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद साथ में आके ये कहा कि ये जो 2 बार हमारे जीवन में वर्ल्ड वॉर हुई है, इससे हमें बचाना है, इसका जफवार से सक्सीडिंग जनरेशन्स को, और हम ये चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स प्रिजर्व हों। 10 बार
यूनाइटेड नेशंस चार्टर में ह्यूमन राइट्स शब्द आया है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम ये रिकॉल करते हैं कि हमको और रियलाइज करते हैं कि कंबाइन एफर्ट्स करने हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जब ह्यूमन राइट्स का मामला होगा तो कोई अलग नहीं होगा, सब साथ में मिलके होंगे। अब इसमें जो हमारा आर्गुमेंट है मेन, वो आर्गुमेंट है आर्टिकल 2 क्लॉज 7 के तहत, जिसमें यह कहा गया कि नथिंग इन द चार्टर shall authorize United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state। यानी यूनाइटेड नेशंस को यह अधिकार नहीं होगा कि किसी भी राज्य के एसेंशियली डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरवीन करें। अब यहां जो इंटरवीन शब्द का प्रश्न उठता है कि क्या है उसका मीनिंग। ये इंटरनेशनल लॉ में इंटरवेंशन का मतलब आम तौर से ये होता है जब एक देश किसी दूसरे देश पे हमला कर देता है, तो ये वो सख्त सिचुएशन में इंटरवेंशन वाली बात नहीं हो रही है। यहां पे जो यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, वो हमारे देश पे कोई हमला नहीं कर रहा है, वो हमारी ही देश की कोर्ट से और सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है इस मैटर की हमें बेहतर जानकारी है, हम एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, हमारी भी बात सुन लीजिए, जो फैसला होगा वो यूनाइटेड नेशंस नहीं करेगा इस पिटीशन पर, हमारी ही सुप्रीम कोर्ट करेगी, इसलिए ये एसेंशियल डोमेस्टिक मैटर का वायलेशन उस तरह से नहीं हुआ है। अब इसमें जो परेशानी की बात है वो ये कि वही यूएन चार्टर जिसका आर्टिकल 2 क्लॉज 7 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन एसेंशियली डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका आर्टिकल 55 और बाकी बहुत से आर्टिकल, पूरा यूएन बनाया ही गया है मानव अधिकारों की संरक्षण देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। आर्टिकल 55 कहता है कि यूनिवर्सल रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। यानी यूएन का काम जो है वो पूरे विश्व में यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स लानी है। और फिर आर्टिकल 56 कहता है ऑल मेंबर्स प्लेज देमसेल्व्स, अंडरलाइन कर लें इस वर्ड को, प्लेज देमसेल्व्स टू टेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन इन कोऑपरेशन विद द organization and for the achievement or and purposes set forth in article 55। इसका मतलब पूरे जितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन सब को जॉइंट और सेपरेट एक्शन इन कोऑपरेशन लेना है ताकि ह्यूमन राइट्स का रियलाइजेशन हम लोग कर लें। अब इसमें यह कहना कि यूएन का कोई लोकस नहीं है ह्यूमन राइट्स के मामले में, ये ज़रा सा कुछ मुझे लगता है मजाक की बात होगी। दरअसल ये जो केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकस स्टैंडाई देखा ही नहीं जाता। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू होने से पहले जब कोई सुप्रीम कोर्ट जाता था तो उससे ये पूछा जाता था, भाई तुम्हारे कौन से अधिकार का वायलेशन हुआ है, Which right of yours has been violated? ये क्वेश्चन होता था पहले। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बाद पेटिशनर से ये नहीं पूछा जाता What right of yours is violated? तुम्हारे कौन से अधिकार का वायलेशन हुआ है, बल्कि ये पूछा जाता है Whose right has been violated? किसके अधिकार का वायलेशन हुआ है, किसके ह्यूमन राइट के वायलेशन का वो हुआ है। तो लोकस स्टैंडाई हमने ऑलरेडी लिबरलाइज कर दिया है। लोकस स्टैंडाई के मामले में अदालत यह जरूर देखती है कि आप ऐसा तो नहीं कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, ऐसा तो नहीं है आपने पिटीशन फाइल कर दी है किसी प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए रादर देन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। एक कॉरपोरेट ने दूसरे कॉरपोरेट को दबाने के लिए तो नहीं कर दी कॉरपोरेट राइवलरी में। यहां जो ये कमीशन है, ये बना है कमीशन ही इकोसॉक के द्वारा, यूएन के द्वारा। यूएन का ये कमीशन है, आर्टिकल 68 में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो यूएन की एक एजेंसी है, उसको ये राइट है कि वो कमीशंस बनाए। अब वो कमीशन ह्यूमन राइट्स का बना है, पूरी दुनिया में
वो डिफरेंट कोर्ट्स में इंटरवीन करते रहे हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में वो ऐसे ही इंटरवीन किए हैं अमिकस की तरह, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसी तरह इंटरवीन किए हैं, अफ्रीका में कर चुके हैं, लैटिन अमेरिका की कोर्ट्स में कर चुके हैं, नेशनल कोर्ट्स में, एशिया में कई जगह कर चुके हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। अब मुद्दा हमारे लिए यह है कि हम किस तरीके से उनको रोकें। अब इसमें जरा सा इंटरनेशनल लॉ समझ लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ के ज्यादातर स्कॉलर्स जो हैं वो ये मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स का मामला कोई एसेंशियल डोमेस्टिक फंक्शन नहीं है, और कोई भी वो चीज जिससे इंटरनेशनल लॉ डील करता है या डील कर सकता है वो एसेंशियल डोमेस्टिक फंक्शन नहीं है। दूसरी थ्योरी ये है कि आपको अगर ये देखना है कि ये कोई चीज किसी का एसेंशियल डोमेस्टिक मैटर है तो ये देखो उस देश ने कौन सी ट्रीटी साइन की हैं। अगर ट्रीटीज में वो मैटर है तो इसका मतलब वो इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स पे जो हमने ट्रीटीज और कॉवेनेंट साइन किए हैं वो सब के सब जो है इस मामले को कि हम सिटीजनशिप जो है वो रिलीजन के बेसिस पे दे रहे हैं वो बाहर निकाल लेती है एसेंशियल डोमेस्टिक फंक्शन पे। केल्सन का व्यू ये था कि आर्टिकल 27 जो है वो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर वो आमतौर से ह्यूमन राइट्स की पूरी वायलेशंस को खत्म ही कर देता है और डोमेस्टिक मानता है। लेकिन भाई हम डील कर रहे हैं 3 और कंट्रीज से, जब भी एक कंट्री से ज्यादा कोई चीज हो गई तो वो इंटरनेशनल हो गई। और दूसरी चीज हम तो डील कर रहे हैं दूसरों के डोमेस्टिक मैटर से। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अपने माइनॉरिटीज के साथ क्या करता है, हम उसको डोमेस्टिक मैटर नहीं मानते, तभी हमने लॉ बनाया है। वो पलट के हमसे नहीं कह रहे कि आप हमारे डोमेस्टिक मामलात में बोल रहे हैं, अब हम भी इसी तरह नहीं कह सकते कि ये हमारा डोमेस्टिक मैटर है। अब इस मामले में ये भी बात हमारी समझने की है कि यूनाइटेड नेशंस ने सोमालिया में इंटरवीन किया था ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए, और हम भूलिए यूनाइटेड नेशंस को, हम श्रीलंका में घुस चुके हैं, मिलिट्री लेके चले गए थे, पीस कीपिंग फोर्स हमने उसको कहा। बाद में हमें बहुत बड़ा उसका प्राइस भी पे करना पड़ा कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। पॉइंट ये समझने का है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे आज पूरा विश्व ये मानता है कि ये किसी एक कंट्री का कंसर्न नहीं है, सारे विश्व का कंसर्न है कि सारे विश्व में ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो। अगर यह आर्गुमेंट लिया जाए कि हर देश अपने देश में जो चाहे कर ले और कोई दूसरा देश और यूएनओ उसमें नहीं बोल सकता, तो फिर तो आप सोचिए रुवांडा में जो कुछ हुआ उसमें कोई नहीं बोल सकता। अगर हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स सबको मिल जाएं, तो फिर हमको ये मानना होगा कि ह्यूमन राइट्स एसेंशियल डोमेस्टिक फंक्शन नहीं है। अब इसमें भारत सरकार की ये बात सही होगी और वो ये आर्गू करेंगे, और उन्होंने कहा है, सही कहा है, कि भाई ये जो सीएए है ये तो मानव अधिकार ही देता है उन लोगों को जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं। बट जो कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये सारे परसिक्यूटेड लोगों को नहीं देता, सारे पड़ोसियों को नहीं देता। और ये जो एक इन्होंने अपना ख्याल बना लिया है कि अगर कोई मुस्लिम मेजॉरिटी देश है तो उसमें सारे मुसलमान बहुत खुश हैं, उनके साथ ज्यादती नहीं होती, ये बात गलत है। पाकिस्तान में ही अहमदियास के साथ, अफगानिस्तान में हाजरास के साथ, शियाओं के साथ पाकिस्तान में बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बड़ा जुल्म होता है। कोई लिबरल अगर पाकिस्तान में स्कॉलर है उसके खिलाफ बहुत मामला होगा। अगर कोई गे है, सेक्सुअल माइनॉरिटी है, ट्रांसजेंडर है, उनके साथ बड़ा सलूक खराब होता है। बहुत से मुसलमानों के खिलाफ भी ब्लास्फेमी का जो उनका बहुत बुरा लॉ है उसका इस्तेमाल हो चुका है। तो हमें यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कह रहा है हमें ये देखना चाहिए कि जो भी परसिक्यूटेड है हम उसको सिटीजनशिप दें। और उन्होंने वो बात जो मैं बार बार लिखता रहा हूं कि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो लॉ है उसमें इस तरह का प्रावधान है कि हम उन लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं अगर हम उसमें से इलीगल माइग्रेंट वाली शर्त हटा दें, अगर हम चाहें कि वो 12 साल वाला स्टे का जो मामला है उसको रिड्यूस कर दें। और फिर ये हमारी ड्यूटी है अंडर इंटरनेशनल लॉ कि हम किसी को भी माइग्रेंट को जबरदस्ती ऐसी सिचुएशन में ना फेंकें जिसमें उसको जान का खतरा हो। तो ये जो प्रिंसिपल है
इंटरनेशनल लॉ का, गो के हमने रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, उन्होंने यही कहा है कि रिफ्यूजी लॉ को सही से भारत में इंप्लीमेंट किया जाए तो ये मसला बेहतर हल हो जाएगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लेगी कि क्या वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन को इस मैटर में सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते। जो भी कोर्ट फैसला करे उसको हम माने, लेकिन मुझे लगता है कि भारत की कुछ इमेज इंटरनेशनली इस मामले में उसमें थोड़ी सी कुछ कमी आ रही है, कुछ प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हमें ज़रूर ऐसे प्रयत्न करने चाहिए और ऐसा कोई हमको फैसला करना चाहिए जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग है वो बढ़े, वो इम्प्रूव हो, भारत का नाम ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने वालों में लिया जाए, न कि उनके वायलेशन में। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि ये भारत सरकार जो है उसने जो कहा वो सही कहा, उसे वही कहना चाहिए, उनका वही आर्गूमेंट होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस केस को डिसाइड करेगी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमको फेसबुक और ट्विटर पे लाइक करें, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें। एक हमने अब लीगल अवेयरनेस के नाम से ऐप बना दिया है, वो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।